तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो खबर जिसको कोई मीडिया आपको नहीं सुनाएगा, क्योंकि ये ऐसा किस्सा है, ऐसी एक कहानी है, ऐसी एक हमारे समाज की वो दशा है जिसको कोई दर्शाना बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं जो लोग हुकूमत के नशे में चूर हैं। गरीब लोगों के साथ हुआ जुल्म कोई नहीं बताता, और जब तक ट्राइबल और हमारे गरीब नीचे का तबका समाज का इसी तरह अपर कास्ट और सरकारी मशीनरी का शिकार होता रहेगा, ऐसी बातें आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा। और ये मीडिया इसलिए नहीं बताएगा कि इस खबर से उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। अगर इसमें किसी और धर्म की बात होती, किसी और किस्म के लोगों की बात होती तो जरूर बताते, क्योंकि वो घटना इनको टीआरपी देती थी। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा देश के सबसे बड़े समूहक दुष्कर्म का किस्सा, एक ट्रैजिक स्टोरी है जिसका इतिहास बहुत लंबा है। 31 साल पुराना इतिहास है। 31 साल तक उन 18 औरतों को इंसाफ नहीं मिला जिनको सरकारी अफसरों ने उनके साथ समूहक दुष्कर्म किया था। अब इन 18 औरतों का कसूर क्या था, क्यों उनके साथ ऐसा किया गया और उनको इंसाफ लेने में इतना लंबा समय क्यों लगा? तो ये हमारे समाज का दुखांत है और हमारी कानूनी प्रक्रिया का भी दुखांत है कि इंसाफ तो मिलता है, लेकिन तब जब उस इंसाफ को लेके खुशी मनाने वाला बचा भी नहीं होता। बात 1992 की है। तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में हरूर तहसील से 17 मील दूर एक गांव है जिसका नाम है वसाथी गांव। और ये गांव कोई आम गांव नहीं है, ये बहुत घने जंगल के अंदर बना हुआ एक ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की बस्ती है। कच्चे घर हैं, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा। और उसमें तकरीबन 655 लोग रहते थे। तो बहुत बड़ा गांव या नहीं, छोटे घर, काने घास फूस के घर बने हुए, जंगलात एरिया जिसमें संदलवुड भी होती थी। ये असल किस्सा है। संदलवुड, आपने संदल किंग, संदल स्मगलर का नाम तो सुना होगा, उसके किस्से भी सुने होंगे, फिल्में भी बन गई। लेकिन आम लोग जो उन जंगलात में रहते हैं उनकी बात आपको कोई नहीं सुनाएगा। और ये लोगों के वहाँ पे रिहाइश के लिए, क्योंकि गरीब लोग थे, ट्राइबल थे, कोई आमदन का, कमाई का साधन नहीं था। ये कोई वीरप्पन के चेले नहीं थे जो उनको कोई सुरक्षण मिल सकता। काफ़ी दूर थे उस इलाके से जहाँ पे संदलवुड किंग वीरप्पन का राज चलता था। लेकिन क्योंकि ये लोग गरीब थे, एक संदलवुड की लकड़ी के जंगलात में रहते थे, तो बड़े लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट था, जहाँ पे ये ट्राइबल लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनको इलीगल धंधा नहीं करने देते थे। ये 655 लोग सरकारी मशीनरी के खिलाफ खड़े हो गए कि हम आपको संदल की लकड़ी ना काटने देंगे, ना अपने जंगल का कोई नुकसान होने देंगे। कितनी बढ़िया सोच थी। लेकिन उस समय की हुकूमत को, जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, एसएसपी थे,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर, जंगलात महकमे के ऑफिसर, उनको इनका ये दखल अच्छा नहीं लगा। अब देखिए कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रेड प्लान की जाती, जिसमें 255 सरकारी मुलाजम हिस्सा लेते, और इतनी बड़ी रेड, और ये 255 लोग जो होते हैं उनमें पुलिस की प्रोटेक्शन फोर्स, जंगलात महकमे के ऑफिशियल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिनके पास ज़मीन का रिकॉर्ड होता है, वो लोग इनके साथ शामिल थे। तो 3 डिपार्टमेंट का एक बड़ा सरकारी दस्ता 655 वाले लोगों के गांव में, उस छोटी सी बस्ती में पहुंच जाता। उनको बिना कुछ बताए, बिना बात किए उनके घरों को तोड़ना शुरू कर देते। घरों को आग नहीं लगाते, क्योंकि आग लगती तो पूरे जंगल में फैल जाती, इसलिए उनको बहुत बुरी तरह तोड़ा गया। तभी जेसीबी का ज़माना नहीं था, हथौड़े से, डंडों से, छोटे छोटे घास फूस के घर थे, वैसे ही टूट गए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद उनके जो जानवर थे, जानवरों को गोलियां मार के मार दिया, गाय भैंस बकरियां मुर्गे उनका नुकसान किया। और उसके बाद इनमें से जो मर्द थे, बहुत हट्टे कट्टे जो थे, ज़्यादा लोग तो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनको बांध के एक कमरे में बंद कर दिया, और वो औरतें जो इनके खिलाफ, इनके जुल्म का विरोध कर रही थी, उनको पकड़ के थोड़ी दूर जंगल के अंदर ले जाते और वहाँ पर उनके साथ समूहक दुष्कर्म किया जाता। अब इन 255 लोगों में से किस किस ने उस समूहक दुष्कर्म में हिस्सा लिया, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि औरतें किसी को जानती नहीं थी। जब वो अपनी इज्जत बचाने में लगी थी तो किस किस की शक्ल याद रखते। तो उसके बाद जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद वो ऑफिसर वापस जाते, तो इस गांव के लोग अपने उस दुर्दशा से निकलते। और हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों के ऊपर घरों को इसलिए तोड़ा गया कि उन्होंने जंगलात विभाग की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है, और जंगल उनका नहीं है, वो सरकारी जंगल है। असल में उसमें से 80% घर जो थे वो सरकार ने रिहैबिलिटेशन स्कीम में खुद बना के दिए थे। अब जो घर सरकार ने बना के दिए ट्राइबल्स को शेल्टर देने के लिए, वो घर नाजायज़ कैसे हो सकते हैं? असल में बात दोस्तों ये थी कि जो पूरे का पूरा शेड्यूल ट्राइब था, वो कई सालों से, सदियों से, दहाकों से मलयालम समाज से तल्लुक़ रखता था। केरला से आया हुआ, तो उनके बाप दादा कभी केरला से तमिलनाडु आए थे, और इनकी सबकी पैदाइश तमिलनाडु की है, लेकिन फिर भी इनको मलयाली कहा जाता था। अब तमिलियन अफसरों को ये गुस्सा था कि हमारे इस सैंडलवुड रिच फॉरेस्ट में ये मलयाली लोग क्यों रह रहे हैं, जिनको हम प्रवासी कह देते हैं। किसी भी सूबे में जो बाहर के सूबे के लोग आते हैं उनको प्रवासी कहा जाता। तो इस तरीके से इनको प्रवासी होने के नाते तंग किया गया। सरकारी अफसरों ने शायद सोचा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके पीछे खड़ी नहीं होगी, कोई इनका साथ नहीं देगा। ये तो स्मगलरों का काम कर रहे थे कि इनको भगा दिया जाए और यहाँ से संदल की लकड़ी काट के बाज़ार में बेची जाए, जिसके बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा। 18 औरतों का समूहिक दुष्कर्म। जब थोड़े दिनों के बाद ये खबरें फिल्टर हो के निकलने लगी,
तो उस समय की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी श्रीमती जयललिता। वो खुद औरत थी और सेंसिटिव नेचर की थी, और उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो खुद एक तरीके से प्रवासी थी। उनका जन्म भी तमिलनाडु में नहीं हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। तो उनको लगा कि अगर इस तरीके से हमारी सरकारी मशीनरी काम करेगी तो तमिलनाडु का नाम खराब होगा, और औरतों के साथ इतनी बड़ी समूहक दुष्कर्म किया गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्योंकि ये समूहक काम था, इंडिविजुअल्स को पहचानना मुश्किल था। इसलिए जयललिता की इंस्ट्रक्शंस के नीचे उस समय के जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, उसने जितने लोग उस रेडिंग पार्टी में शामिल थे, 255 लोग, उनके ऊपर सबके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिए। क्योंकि अगर उनमें से कुछ लोग ऐसा बुरा दुष्कर्म कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन किसी ने ये क्राइम होने से रोका नहीं, इसलिए ये क्राइम हो गया। तो दे बिकेम पार्टनर्स इन क्राइम। सो दोस्तों, आप देखिए, जो टोटल रेडिंग पार्टी में लोग वो 269 थे, 270 में से एक कम। उसमें से 54 लोगों की डेथ होने के बाद जो 215 एम्प्लॉय बचते हैं, उनके ऊपर ये केस चलता है और सेशन कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है 2011 में, जिसमें 85 पुलिस कर्मचारी, कितने, 85 पुलिस के मुलाजिम, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, वो सब शामिल थे, और 156 जंगलात महकमे के कर्मचारी, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, और 5 रेवेन्यू ऑफिशियल जो ज़मीन का रिकॉर्ड देखते हैं कि ज़मीन किसकी है, किसके नाम पे। इन सब के ऊपर सबको सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए 10-10 साल की सज़ा दी, सबके सबको, 215 को। और इसमें बहुत, आपको मैं बताऊं, उस औरतों की हिम्मत, जिन लोगों के साथ समूह दुष्कर्म हुआ था, उन्होंने जिस बहादुरी से, जिस तरीके से अपनी उस दिन और रात की कहानी सुनाई, और जो गवाह थे उस गांव के, बस्ती के लोग, उन्होंने जो अपनी दुर्दशा कोर्ट में सुनाई, उसको देखते हुए बड़े बड़े वकील, ये कुछ सरकारी अफसर थे, हज़ारों रुपये महीने की इनकी तनख्वाह थी, रिश्वतों से, इससे उससे, 2 नंबर का पैसा भी बहुत कमाया हुआ था। बहुत बड़े बड़े नामी वकील खड़े किए, जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सरकार की तनख्वाह लेने वाले सरकारी वकील थे। पर इन ट्राइबल लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, औरतों ने हिम्मत नहीं हारी, और गवाह मुकरे नहीं। हालांकि बहुत से लोगों को लालच दिया गया। मद्रास, चेन्नई जिसको आजकल कहते हैं, वहाँ पे उनको घर तक लेके देने की उनको प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, लेकिन एक भी गवाह टूटा नहीं। इसका कारण है कि सब के सब आपस में रिश्तेदार थे, छोटी सी बस्ती थी। अब एक आदमी जो अपने कबीले के साथ गद्दारी करेगा तो वो रह नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये एक कारण वो भी था। तो अल्टीमेटली 2011 में 215 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी जाती। उसके बाद ये लोग अपील करते हैं हाई कोर्ट में। इन बिटवीन इसकी प्रोसीडिंग ड्रॉप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि कोर्ट एक ही साथ 215 लोगों को दोषी कैसे ठहरा सकती है।
दुष्कर्म करने वाले लोग तो कम होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ये अर्जी ठुकरा दी कि उन हालात में जहाँ पहचाना नहीं जा सकता था कि किसने क्या किया, लेकिन आप सब के सब उस घटिया और शर्मनाक काम के पार्टनर हो, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको दोषी समझा और उनको कहा कि आप जाइए और हाई कोर्ट में अपनी बात कीजिए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में ये केस 2012 में अपील की गई, जो अभी 11 साल से वहाँ चल रही थी। और केस आप बोलोगे कि इंसाफ इतना देरी से क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अक्यूज्ड बहुत थे, 215 अक्यूज लोग थे। अब एक एक अक्यूज की अगर स्टेटमेंट एक एक दिन में होती है तो 215 दिन तो उसमें निकल जाते हैं, और फिर बीच में ये तारीख वो तारीख, कभी कोई नहीं आया, फिर गवाहों को पेश करना है, सरकारी वकील ये वो। तो लेकिन फिर भी इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को लिया, और आज से 2 दिन पहले हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें ये 215 के 215 लोगों को 10 साल की सज़ा बरकरार रखी है, और तमिलनाडु सरकार को कहा है कि जितने लोग विक्टिम हैं, विक्टिम में 18 वो औरतें हैं, और बाकी जिन लोगों को मार पिटाई की थी, बहुत दुर्दशा की थी, उन सबको 10-10 लाख रुपए की कंपनसेशन सरकार दे, और हर आदमी को जो विक्टिम है। और इस 10 लाख में से जो आधा अमाउंट है 5 लाख का, वो इन एक आदमी का 5 लाख, अगर 20 विक्टिम हैं या 30 विक्टिम हैं, उसके हिसाब से जितने करोड़ बनता है उसका आधा अमाउंट इन सरकारी अफसरों से वसूला जाए। 215 लोग जो हैं इनसे उसकी वसूली की जाए। सो दोस्तों, बहुत अच्छी जजमेंट है। हमें अपने देश के कानून पे भरोसा रखना चाहिए। और देखिए कि इतने सालों के बाद इतना बड़ा केस, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समूहक दुष्कर्म का केस था, और उसमें भी किसी को कोई रियायत नहीं मिली। कानून ने सब के सब आरोपियों को सज़ा सुनाई। अगर वो 56 लोग नहीं मरते 54, तो शायद उनको भी यही सज़ा मिलती। ये बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम सरकारी अफसर होने के नाते गरीब लोगों के ऊपर कोई भी जुल्म कर सकते हैं। ये नहीं चलेगा। ये तमिलनाडु की इस हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। कानून कहीं का भी हो, जब करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। हम बधाई देते हैं तमिलनाडु सरकार को और तमिलनाडु हाई कोर्ट को, जिन्होंने इतना समय बीत जाने के बाद भी एक बहुत अच्छा और सही फैसला दिया। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के साथ जुड़े मसले लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।